तो चलिए आज हम बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी की एक बहुत ही खास कहानी सिल्वर वेडिंग के बारे में। ये कहानी असल में पीढ़ियों के बीच जो एक गहरा अंतर आ जाता है ना, और कैसे हमारे सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। हम आज इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी ना एक ही परिवार के अंदर परंपरा और मॉडर्निटी, यानी कि पुराने और नए जमाने के इस टकराव को बड़े ही दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश करती है। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ना, उसके जरिए हम इस सवाल को एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा लगता है जब कोई इंसान दो अलग अलग दौर के बीच में फंसा हुआ महसूस करता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, यानी कि यशोधर बाबू से। वो एक सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं और उनकी पर्सनालिटी की पहली झलक वो हमें उनके ऑफिस में ही मिल जाती है। देखिए, उनका पूरा नजरिया, उनकी सोच समय को लेकर एक मामूली सी बहस में साफ दिख जाती है। वो ना ऑफिस की घड़ी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है उनकी पुरानी मैकेनिकल घड़ी ही सही है, और ये घड़ी उनके लिए खास भी है क्योंकि ये उनकी शादी का तोहफा है, उनके बीते हुए कल की एक निशानी है। और देखिए, उनका एक यंगर कलीग है चड्ढा, वो क्या कहता है। ये जो बातचीत है ना, यही कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उसे बिल्कुल शुरू में ही सेट कर देती है। यहाँ साफ पता चलता है कि कैसे पुरानी चीज़ों का मजाक बनाया जा रहा है और नई चीज़ों को बेहतर, ज़्यादा एफिशिएंट माना जा रहा है। और इसी बहस के बीच उनके कलीग्स को पता चलता है कि आज तो उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, यानी उनकी सिल्वर वेडिंग। अब सब पार्टी के लिए जोर देते हैं, लेकिन यशोधर बाबू क्या कहते हैं, ये सब अंग्रेज़ों के चोचले हैं। हाँ, चाय के लिए 30 रुपए दे देते हैं, लेकिन खुद पार्टी में शामिल होने से साफ मना कर देते हैं। उनके लिए ये सब वक्त की बर्बादी है। लेकिन यशोधर बाबू ऐसे क्यों हैं, उनकी सोच ऐसी क्यों है, ये समझने के लिए ना हमें उनके आइडल, उनके आदर्श किशनदा को जानना पड़ेगा। उनको समझे बिना यशोधर बाबू को समझना नामुमकिन है। किशनदा वो उनके लिए सिर्फ एक मेंटोर नहीं थे, एक गाइड थे, एक गुरु थे। उन्होंने अपने गांव के न जाने कितने ही नौजवानों की दिल्ली में आकर मदद की थी। वो खुद बैचलर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सोशल सर्विस में लगा दी। और यशोधर बाबू ने उन्हीं के दिखाए रास्ते पर, उन्हीं के उसूलों पर अपनी पूरी जिंदगी बनाई। और यहाँ देखिए, कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट साफ हो जाता है। एक तरफ किशनदा के दिए हुए उसूल हैं जिन्हें यशोधर बाबू ने सीने से लगा कर रखा है, जैसे सादगी, परंपरा, समाज सेवा। और दूसरी तरफ है उनके अपने बच्चों की नई जनरेशन, जिनके लिए पैसा, मॉडर्निटी और इंडिविजुअल सक्सेस सब कुछ है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और ये जो सोच का फर्क है ना, ये उनके घर में, उनकी डेली लाइफ में हर रोज और भी गहरा होता जाता है। देखिए, एक तरफ उन्हें अपने बच्चों की सक्सेस पर नाज भी है। बड़ा बेटा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है, दूसरा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तीसरा अमेरिका में स्कॉलरशिप पर है, और बेटी भी अमेरिका जाना चाहती है। लेकिन उनका ये मॉडर्न लाइफस्टाइल घर में रोज एक टेंशन पैदा करता है। हद तो ये है कि उनकी पत्नी ने भी बच्चों का साथ देने के लिए खुद को बदल लिया है। अब इस सब के बीच यशोधर बाबू बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। और ये जो अंतर है ना, ये छोटी छोटी बातों में दिखता है। बच्चों को पसंद नहीं कि वो साइकिल या पैदल दफ्तर जाएं। उन्हें यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, ये सब बेकार लगता है। उनकी पत्नी मॉडर्न कपड़े पहनती हैं तो वो उनका मजाक उड़ाते हैं। बेटा घर में चीजें लाता है लेकिन कहता है, मेरा टीवी, मेरा फर्नीचर। बच्चे चाहते हैं कि इस पुराने सरकारी क्वार्टर को छोड़ दे, लेकिन यशोधर बाबू उसे छोड़ने को तैयार नहीं। हर चीज में टकराव है। और ये जो रोज रोज का छोटा मोटा झगड़ा है ना, ये आखिरकार उनकी सिल्वर वेडिंग की शाम को एक बड़े विस्फोट का रूप ले लेता है। सोचिए, वो अपने ही घर आते हैं और देखते हैं कि घर में पार्टी चल रही है, मेहमान आए हुए हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं। वो अपने ही फंक्शन में एक अजनबी, एक आउटसाइडर जैसा फील करते हैं। यहाँ तक कि अपनी बेटी की मॉडर्न ड्रेस भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, मतलब कुछ ठीक नहीं लगती। और उनका स्वागत कैसे होता है? उनका बड़ा बेटा भूषण खुशी से नहीं बल्कि शिकायत से कहता है कि आप भी हद करते हैं, इतनी देर से कौन आता है। सोचने वाली बात है, यशोधर बाबू अपनी ही पार्टी में सबके लिए एक परेशानी बन गए हैं। इसके बाद वो बस बेमन से केक काटते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं। बहाना बना देते हैं कि इसमें अंडा होगा, और फिर क्या, वो सीधे अपने पूजा के कमरे में चले जाते हैं। असल में वो परंपरा को एक बहाने की तरह यूज कर रहे हैं ताकि उस सेलिब्रेशन से बच सकें जो उनके लिए ही रखा गया था, और तब तक बाहर नहीं आते जब तक आखिरी मेहमान चला ना जाए।
अब जब सब मेहमान चले जाते हैं तो परिवार उन्हें एक गिफ्ट देता है, और यही वो पल है जो इस कहानी को उसके सबसे पावरफुल और इमोशनल अंजाम तक ले जाता है। उनका बड़ा बेटा भूषण उन्हें एक गिफ्ट देता है, एक गर्म ऊनी ड्रेसिंग गाउन। अब देखिए, बेटे का इरादा बुरा नहीं है, वो प्रैक्टिकल सोच रहा है। वो देखता है कि उसके पिता पुराने कपड़े पहनते हैं, तो वो चाहता है कि उनके पास कुछ अच्छा हो पहनने के लिए। लेकिन यशोधर बाबू इसे कैसे देखते हैं? उन्हें इसमें प्यार या परवाह नहीं दिखती। उन्हें लगता है जैसे उन्हें एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप काम तो वही करते रहो, बस ये नया कपड़ा पहनकर करो। उनके लिए ये गिफ्ट जिम्मेदारी बांटने का वादा नहीं, बल्कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रखने का एक जरिया है। और यही इस कहानी का सबसे अहम पॉइंट है। बेटे ने एक चीज दी, जबकि पिता एक एहसास, एक जेस्चर के लिए तरस रहे थे। वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर उनकी इमोशनल दुनिया वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल जुदा हैं। तो सिल्वर वेडिंग कहानी हमें कोई आसान जवाब देकर नहीं जाती, बल्कि ये हमारे सामने परिवार, बदलाव और उस अकेलेपन से जुड़ा एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। वो अकेलापन जो अक्सर अपनों के बीच कम्युनिकेशन गैप यानी बातचीत ना होने की वजह से पैदा होता है।